हाँ, ओके। तो ये ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सीबीएसई और एनसीईआरटी और मैंने जो भी अलग अलग बोर्ड्स है उसमें क्लास 9th का ये नया जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर 9th के और 10th को दोनों को मिला करके इसने नया चैप्टर को ऐड ऑन कर दिया है नए बुक्स में। ठीक है, तो ये कंप्लीट चैप्टर का एक शॉर्ट में ओवरव्यू और पूरी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसमें किन किन बातों का हमें चर्चा करना है। तो ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है, जो रिवाइज 2027 का जो सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का क्या-क्या यूज है? बेसिकली रियल लाइफ बेस्ड ज़्यादातर प्रॉब्लम हो गया है। सिंपल सा बेडरूम दिया हुआ है, शालिनी के बारे में लिखा है कि शालिनी ने अपने रूम को कुछ इस तरीके से स्केलिंग उसने किया है कि इसका मास्टर बेडरूम हो गया, इधर ये बाथरूम हो गया, यहाँ बाथिंग एरिया हो गया और ये वार्डरोब हो गया, यहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं, इधर एक दरवाजा लगा हुआ है। इस टाइप से उसने पूरे अपने रूम के स्ट्रक्चर को एक लेआउट डिजाइन करने की कोशिश किया है। हम भी अपने घर में ऐसे लेआउट डिजाइन कर सकते हैं कि मेरे घर की मैपिंग किस तरीके से सारे ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुए हैं, किसको कहाँ हम प्रेजेंट करें, इस तरीके से उसने एक लेआउट डिजाइन किया। इससे हमें क्या सीखना है? तो उसने स्केलिंग कुछ ऐसा किया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फीट, यानी रूम की जो लंबाई चौड़ाई था 1 फीट मेजर करके उसको 1 सेंटीमीटर के दायरे में उसने रखा। अगर 10 फीट का रूम है तो उसके लिए 10 इंच उसने ड्रॉ किया है। इस तरीके का उसका रूम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं कि इससे क्वेश्चंस कैसे हमें पूछे गए हैं। अच्छा, अब यहाँ से आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसका है, या एक्सरसाइज का सेट जो है 1.1 जो दिया है, इसमें क्या बातें कर रहा है कि रेयान जो है रूम का जो पॉइंट है ओ ए बी सी दिख रहा होगा, ओ है इधर, ए हो गया, यहाँ बी हो गया और ये सी हो गया, ओ ए बी सी का उसने पॉइंट को यहाँ पे मार्किंग करके उसने डिनोट किया हुआ है। ये चारों पॉइंट्स हो गए। पहला बोल रहा है कि डी1 आर1 जो है, इसमें पॉइंट एक यहाँ ये डी1 हमें दिख रहा है और ये दिख रहा है आर1। ये डी1 आर1 के बारे में बात कर रहा है कि डोर ऑफ द रेयान रूम, हाउ फार इज डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेकिन लेफ्ट वाला जो वाल है इसे दरवाजे का दूरी कितना पर है, तो शुरुआत हो रहा है डी1 से, एंड हो रहा है डी2 पर। हाउ फार इज डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है, ये बातें कर रहा है इसमें। इसमें बेसिकली दो चीजों की बातें कर रहा है। क्या क्या? कि डोर का स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है डी1 से और एंड हो रहा है आर1 पर, ये तो दरवाजे हो गए यहाँ पर। लेकिन अब क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, ये बातें कर रहा है। तो ये डिस्टेंस काउंट करने का मीनिंग कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आया हुआ है। यानी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि रेयान हाउ फार द डोर, इसकी जो बातें कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक यूनिट में इतना सेंटीमीटर की बात कर रहा है, 8 यूनिट भी हम लिख कर कभी इसको छोड़ सकते हैं हम लोग। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात रही। ठीक है, इसी क्वेश्चन में सेकंड जो यहाँ से बातें कर रहा है कि हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये एक्स वाला लाइन तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये एक्स वाला एक्सिस है और दरवाजे भी इसी पर है, तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो उसको हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो हो जाएगा 0 यूनिट। इसको सेंटीमीटर ना बोल करके हम यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर स्केलिंग की बातें नहीं की जा रही है। तो ये हो जाएगा 8 यूनिट और ये हो जाएगा 0 यूनिट, बस इसमें इतना ही चीज़ हमें सीखना था। अब इसका सेकंड पार्ट पर आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है। तो जो इसका सेकंड पार्ट है 1.1 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ दिख रहा होगा, इसमें 3 या 4 अलग-अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 4 अलग-अलग सेम डायग्राम के बारे में पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में ये हमें बातें कर रहा है कि द व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी1। अब ये डी1 है, डी1 एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स का वैल्यू तो इसका 8 है और वाई का वैल्यू कितना है ना ऊपर ना नीचे, ये वाई का वैल्यू हो जाएगा 0 8, 0 ये दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ऑफ डी1 की बातें कर रहा था। इसका थर्ड जो पॉइंट है, क्वेश्चन सेम वही रह गया है, बस थर्ड पॉइंट में पूछ रहा है कि इफ r1 इज एट पॉइंट 11.5, 0, ये r1 जो पॉइंट यहाँ पर जो ये बातें कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट लिख रहा है कि 11.5, 0 है। बोला कि हाउ वाइड द डोर इज, यानी डोर का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, दरवाजे का जो शुरुआत पॉइंटिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी बात कर रहा है कि 0 से शुरू हो रहा है, सॉरी 7 से शुरू हो रहा है। इसकी बात करें तो ये दरवाजे की जो शुरुआत है ये डी1 पॉइंट से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है ये आर1 पर। पूछ रहा है कि इस दरवाजे का विड्थ कितना है, तो 1 2 3.5, यानी कि इसका जो दरवाजे का जो विड्थ है वाइड ऑफ द डोर जो बोल रहा है ये 3.5 यूनिट है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके सेकंड की बात करें, बोले कि डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल वाइड फॉर द रूम, मतलब कि क्या ये सही सलामत वाइड है, तो बोलेंगे यस, 3.5 फीट का दरवाजा है तो बहुत है, इनफ है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो इसमें लिख रहा है कि इफ द पर्सन इज अ व्हील चेयर वांट टू एंटर इन अ रूम, बोला कि व्हील चेयर का यूज कर रहा है और उसको रूम में एंटर करना है, तो व्हील चेयर की वेट कितना होता है, व्हील चेयर अगर हम लोग देखे होंगे तो मैक्सिमम 2 या 2.5 फीट का मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो व्हील चेयर से अगर वो आ रहा है तो क्या उसके लिए सही है, इफ द पर्सन व्हील चेयर वांट टू एंटर इन अ रूम विल सी एबल टू डू दिस डू सो इजीली, यस, क्योंकि व्हील चेयर का जो विड्थ होता है, व्हील चेयर जो होता है लगभग 2 या 2.5 फीट का होता है, 2 टू 2.5 फीट, और ये 3.5 फीट का है तो आसानी से व्हील चेयर उसमें चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें बस हमें ये टोटली प्रैक्टिकल चीजें हमें दिखाई दे रहा है कि डे टू डे लाइफ में ऐसी चीजें हम घर में आसपास में देख रहे हैं। आगे बोल रहा है कि B1 का वैल्यू 1.5 है, B1 यहाँ रहा, ये 1.5, अगला जो B2 है जो रहा 0.4, ये हो गया 0,4, रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ बाथरूम, मतलब कि बाथरूम का दरवाजा है। ठीक है, मतलब इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर, मतलब कि अब ये दरवाजे का चौड़ाई कितना है, तो ये 2.5 से स्टार्टिंग हुआ और 4 तक गया, तो ये हाफ 1 1, तो डोर का बाथरूम डोर जो है ये है 2.5 यूनिट। ठीक है, और जो बेडरूम का जो मेन जो रूम था, बाथरूम का ये दरवाजा हो गया, और बोल रहा है कि रूम का जो दरवाजा है या मास्टर बेडरूम हम लोग बोल सकते हैं, ये 3.5 यूनिट है। तो क्या कौन ज्यादा है, तो रूम वाला दरवाजा ज्यादा है, लेकिन नैरो या वाइडर है तो ये नैरो हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ये नैरो है।
ये हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये दरवाजे का विड्थ जो अभी हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए थे कि 3.5 यूनिट है। ठीक है, तो ये 1.1 एक्सरसाइज में इतनी चीजें हमें जानना था। अब इस पर कुछ हमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट, हमें पूछ रहा है कि आप इससे क्या समझे, इसको समझ करके तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ, बल्कि अब एक दरवाजे का नॉर्मल विड्थ कितना होता है, तो हम लोग देखते हैं गांव घर में जो बना होता है 3 to 4 फीट होता है, 3 to 4 फीट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हम लोग गांव घर में आसपास में हम जो अपने आसपास में देख रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल, बल्कि अपने घर में और अपने स्कूल में आप चेक करिए, उसको देखिए। आर द डोर इन योर स्कूल इज सुटेबल फॉर द पीपल इन अ व्हीलचेयर, बल्कि क्या आपके स्कूल का जो दरवाजा हो क्या सुटेबल है, उसको यस नो में हमें आंसर कर देना है। तो हम उसको बोलेंगे कि यस, क्योंकि दरवाजे इनफ विड्थ होता है। ठीक है, ये हमें डेली लाइफ में जो आसपास में हम देख रहे हैं इसको विजुलाइज करके और इसको हमें सोचना था, इसके आंसर करना था। अब इससे कुछ और थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कुछ और कीवर्ड इसमें ऐड ऑन किया है, वो क्या है, यहाँ लिख रहा है कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मतलब कि एक्स और वाई ये एक्सिस जो हमें दिख रहा है, मतलब कि एक्स का कोऑर्डिनेट वैल्यूज क्या होगा वाई एक्सिस पर। तो ये रहा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर अगर हम इस पर मूव करेंगे अप या डाउन में कहीं भी, तो एक्स का वैल्यू जो वहाँ क्या होगा, तो ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स में हम आगे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ना लेफ्ट गए ना राइट गए, इसी पॉइंट पर ही रह गए तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगला है, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का कोई जनरल फॉर्मेट हम लोग लिख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पर केवल एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू वहाँ हर जगह क्या है, जीरो है, तो उसको हम लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में क्या कि एक्स कॉमा जीरो होगा, यानी एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और वाई हमेशा क्या होगा, उसका जीरो होगा। ठीक है, मतलब कोई जनरल पॉइंट के टर्म्स में हमें एक्स एक्सिस को लिखना था। अगर द पॉइंट क्यू जो है y एक्स एवर बी कॉन्साइड विद पी एक्स वाई, बोला कि y एक्स क्या एक्स वाई से कॉन्साइड कर सकता है, नहीं करेगा, क्योंकि y एक्स जो है और x वाई जो है ये दोनों अलग अलग चीज है। इसका वैल्यू y एक्चुअल में तो ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का है, ये दोनों तो अलग अलग दिया हुआ है, तो ये कॉन्साइड नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स है। ये 5,-3 है और ये s का जो है 3 और -5 दिया हुआ है। जो इसका y वाला है ये x वाला है, जो x वाला है y वाला है। क्या दोनों कॉन्साइड करने का मीनिंग दोनों एक ही पॉइंट पर कभी आ सकता है, नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट q इधर है और p s इधर है। यही q और s मैंने इस पॉइंट से इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि -5 3 और 3 5 अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है। 2,3 और 3,2 क्या दोनों एक ही हो सकता है, कभी नहीं होगा, दोनों अलग अलग पॉइंट्स है 3 2 और 2 3। तो इसकी बात कर रहा था कि 3 2 और 2 3 क्या दोनों एक ही पॉइंट पर हो सकता है, तो कभी नहीं होगा, दोनों अलग अलग हैं। अब अगला लिखा है कि एक्स वाई और वाई एक्स कब इक्वल होगा, तो केवल और केवल एक ही कंडीशन में एक्स और वाई यदि इक्वल हो जाए, यानी x इक्वल टू यदि y इक्वल टू 2 लिख दें तो 2,2 x, y हम ऐसे लिखें, या y, x भी लिखते तभी 2,2 होता है, तो दोनों तो बातें कही आता है। तभी लिख रहा है कि x इक्वल टू y होगा तभी x y और y x दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, अदरवाइज दोनों इक्वल नहीं होगा। इज इट ट्रू, तो बोलेंगे यस ये सही है। तो ये भी हमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट, मैंने जो हम लोग चीजों से जो ऑब्जर्व किए उसके बारे में ये बातें कर रहा था। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़े 1.2 एक्सरसाइज, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको भी अगर हम लोग समझते हैं कि इसमें किन किन बातों की चर्चाएं कर रहा है। लिख रहा है कि ग्रीन सीट जो है मार्क एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, ये बोल रहा है कि ये ग्रीन ये जो बोर्ड है उस पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन ये सब मार्किंग की, ओरिजिन रहा, इधर एक्स एक्सिस है, ये डैश है, ऊपर ये वाई एक्सिस है, ये सभी चीजें स्केलिंग दिया है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। और इस डायग्राम को देख करके अब हमें कुछ आंसर्स करने हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी इधर कुछ दिया हुआ है। इधर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेस जो रियान है वो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट दिस दिस दिस, मतलब ये 3 पॉइंट उसके ऑलरेडी गिवन है, तो पूछ रहा है कि चौथा पॉइंट उसको कहां रखना होगा। तो अब इसके लिए क्या है कि हमें एक ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट को लोकेट करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसका फोर्थ पॉइंट जाएगा कहां पर। इन पॉइंट्स को यदि हम लोकेट करें तो अब हमें इसकी रफली आइडिया मिल जाएगा। कैसे, ये सभी पॉइंट दिख रहा है कि हमें पॉजिटिव है, इसलिए हमने एक्स और वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको हमने 0 बोल दिया, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। पहला है एक्स का वैल्यू 8 और वाई का वैल्यू 9, एक्स का वैल्यू 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक्स का वैल्यू हो गया 8 और वाई का वैल्यू 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9, 8,9 दोनों यहाँ कटेगा, इसको हमने यहाँ मार्किंग कर दिया। अगला वैल्यू 11,9 यानी एक्स का वैल्यू 11 और वाई का वैल्यू 9, ये इसको हम लिख सकते हैं 8,9 हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा बोल रहा है हमें, 8 के बाद 11,9 यानी एक्स का वैल्यू 11 यानी 8 के बाद 9 10 11, ये 11,9 यानी ये यहाँ आ जाएगा। अगला क्या है, एक्स का वैल्यू 11 और वाई का वैल्यू 7, एक्स का वैल्यू 11 और वाई का वैल्यू ये 9 है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 7, ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। ठीक है, इसको बोल दिए कि ये 11,9 था, ये हो गया 11,7। और बोला कि यदि रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो ये लाइन इधर चला गया, ये भी लाइन इधर स्ट्रेट चला जाएगा और ये भी लाइन इधर नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा इधर सीधा। तो पूछ रहा है कि इसका चौथा फोर्थ लेग कहां पर पड़ेगा, तो फोर्थ लेग का पॉइंट हमें यही दिख रहा है क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो चौथा पैर तो इधर कहीं होगा नहीं, यहीं पर बनेगा। तो इसका क्या पॉइंट है, एक्स का वैल्यू हमें दिख रहा है ये 8 और वाई का वैल्यू कितना पर है, तो 7 पर, तो 8,7 ये हो जाएगा इसका पॉइंट। कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, यानी 8,7 पर हो जाएगा ये। क्लियर था ये, कि इज इट गुड टू स्पॉट द टेबल, यस, ये हम टेबल को पॉइंट को स्पॉट करने में हमें आसानी हो रहा है। अब रहा है कि विड्थ ऑफ टेबल क्या है और लेंथ क्या है, तो लेंथ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हो जाएगा, कितने बॉक्स कवर कर रहा है 1 2 3, तो 3 यूनिट इसका हो जाएगा लेंथ और 1 एंड 2 यूनिट इसका हो जाएगा विड्थ। तो लेंथ हो गया 3 यूनिट और विड्थ हो जाएगा 2 यूनिट। बोला कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, बोला कि क्या इस टेबल से या इस डायग्राम से हम इसका हाइट को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 2D शेप है। 2D शेप मींस एक प्लेन पर ये लगा हुआ है, तो इसका हाइट हम कहां से मेजर कर सकते हैं, तो हाइट हम चेक ही नहीं कर सकते हैं। बोला कि कैन यू मेक आउट, ये जो स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इसका हाइट मेजर कर सकते हैं, तो इसको हमें लिखना होगा नो। क्यों,
बिकॉज इट्स अ 2D शेप। यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज इट्स 2D शेप, और 2D शेप में केवल हम लोग लेंथ एंड विड्थ ही मेजर कर सकते हैं, इसका हाइट हम नहीं निकाल सकते हैं। सिंपल सी इतनी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन में। लिख रहा है कि इफ द बाथरूम का जो दरवाजा है हिंज एट B1, हिंज करने का मतलब यहीं से वो मुड़ रहा है, होता है ना, जहाँ से बेंडिंग होता है दरवाजा, जिस पॉइंट पर बेंड हो रहा है दरवाजा उसको बोल रहा है हिंज। अब बोल रहा है कि ओपन इट इन अ बाथरूम, विल इट हिट द वार्डबोर्ड। बोला कि यदि बाथरूम का दरवाजा को यदि हम ओपन करेंगे तो ये जो वार्डबोर्ड है दरवाजा कुछ इस तरीके से खुलेगा, तो बोला कि क्या इसको हीट करेगा या नहीं करेगा, इसको हमें चेक करना है। बोला कि आर देयर एनी चांसेस, वुड यू सजेस्ट द डोर मेड वाइडर, बोला कि क्या इसको और ज्यादा चौड़ा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट पर। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो बाथरूम का जो दरवाजा है ये 4 पॉइंट से लेकर के और 2.5 तक था, ये सॉरी ये 1.5 से लेकर के यहाँ तक था। ये दरवाजे का विड्थ कितना है 1 2.5 यानी 2.5 यूनिट है। एंड हिंज तो इस पॉइंट पर है B1 पर, तो B1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये कितना है, तो ये टोटल 3 यूनिट है। तो 2.5 यूनिट अगर यहाँ से ये कर्व पार्ट यदि कवर करेगा या सर्कुलर पार्ट अगर कवर करेगा, फिर भी ये हाफ फीट यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा। यानी कि क्या ये हिट करेगा, तो लिखना होगा हमें नो। क्यों, क्योंकि हाफ फीट का यहाँ अभी भी हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसी बात को हमें लिखना था कि विल इट हिट, तो इसका आंसर हमें यहाँ लिख देना था कि ये नो हो जाएगा। नहीं, आगे लिख रहा था कि आर देयर एनी चांसेस वुड यू सजेस्ट द डोर वाइडर। यस, वाइडर कितना कर सकता है, वाइडर बाई हाफ यूनिट, यानी 1/2 यूनिट अभी भी यहाँ स्पेस है, यानी इतना यूनिट और वो वाइड कर सकता है। ये इसका मेन क्वेश्चन का मीनिंग था। ठीक है, ये इसमें भी ज्यादा कुछ हमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक ठाक चीज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है कि अब रेयान का जो बेडरूम है इसको हमें देखना है। इसमें बोला कि 4 कॉर्नर OFRP, इसमें कहीं दिया होगा ये रहा O, यहाँ हो गया F, ये रहा R और ये रहा P। OFRP हमें दिया हुआ है बाथरूम का। इसका पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट क्या है। O का तो 0 0 हो जाएगा, यदि हम लोग यहाँ फर्स्ट के आंसर की बात करें O हो जाएगा 0 0। सेकंड सॉरी फर्स्ट का ही बात है, O के बाद अगला F है। F का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये y एक्सिस का लाइन है, यानी x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 8 के बाद अगला कितना है, ये 9, यानी 9, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू आ जाएगा 9। अगला कौन सा है, r पॉइंट है। इस r पॉइंट की बात की जाए तो ये क्या है कि x और y एक्सिस यहाँ पर रहते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो x का वैल्यू हो जाएगा -6 और y का वैल्यू 9। एंड अगला जो p पॉइंट है, इस p की बात करें, x का वैल्यू हो जाएगा -6 और y तो ऊपर नीचे हमने मूव ही नहीं किया, x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये हो रहा है फर्स्ट का आंसर। अब इसके सेकंड की बात की जाए, यदि क्वेश्चन नंबर सेकंड की, लाइक व्हाट इज द शेप ऑफ शावर एरिया SHWR। ये अगला है SHW और R, बोला कि ये कैसा शेप है इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, अब ये शेप देख करके हमें दिख रहा है कि ये अपोजिट साइड दोनों पैरेलल है और बाकी ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये कैसा शेप हमें दिख रहा है, इसके शेप के बारे में बताना है, तो ये ट्रेपेजियम का हमें शेप दिखाई दे रहा है। क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जो इसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है और बाकी नॉन पैरेलल होगा। कॉर्नर और 4 कोऑर्डिनेट हमें पॉइंट्स भी लिखना है, तो सेकंड का कॉर्नर पॉइंट के अगर हम लोग नाम लिखें तो कॉर्नर पॉइंट में एस है पहला। एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू है -6 और वाई वाला कहां जाकर के स्ट्राइक करेगा 6 पर, ये हो जाएगा -6, 6। अगला कौन सा पॉइंट है, एस के बाद ये पॉइंट था यहाँ पर एच है, आई थिंक एच है। ये एच का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू -3 पर आ जाएगा और वाई का वैल्यू 6 ही रह जाएगा, तो -3, 6। अगला कौन सा पॉइंट है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, एक्स का वैल्यू और इधर आ गया -2 पर और ये 9, -2, 9। एंड अगला बच गया आर पॉइंट। आर की कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ भी लिखे हैं कि -6, 9, सेम वही हो जाएगा -6, 9। तो ये हमें सेकंड का आंसर यहाँ से मिल गया पूरा। अब आते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड बोल रहा है कि मेक ऑफ द 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर द वाश बेसिन। मतलब कि जो वाश बेसिन हमें दिखाई दे रहा है इसको 3/2 फीट का हमें स्पेस देना है, यानी लेंथ हमें इसको कितना देना है 3 फीट और बेस देना है 2 फीट का। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं और इसको ध्यान में रखेंगे कि 3/2 स्पेस देना है बेस वाश बेसिन के लिए। अभी जो वाश बेसिन हमें दिख रहा है इसके लिए बोल रहा है कि आपको स्पेस बनाना है 3/2 का। तो हमने क्या किया यहाँ से, इसको 3 का हमने बेस दे दिया 1 2 3 और 2 फीट का इधर से 1 एंड 2, ये लगभग इधर से हमें स्केलिंग करना है कि 2 फीट। ये हमें दे दिया है कि इतना एरिया आपको बेसिन के लिए देना है। एंड और भी आगे लिख रहा है इसमें, और 2/3 फीट जो देना है टॉयलेट के लिए देना है, ये टॉयलेट के लिए 2/3 का देना है हमें। ठीक है, इसको 2/3 का ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, यानी लेंथ इसका होना चाहिए 2 का, ये 2 का और विड्थ हो जाना चाहिए 3 का, ये इतना। ठीक है, दिख रहा है ना 2 एंड 3 5 पर आ गया। ये एरिया बोल रहा है कि ये टॉयलेट के लिए हो गया और ये बेसिन के लिए हो गया, ये दोनों हमने इसके स्केलिंग को भी ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस पॉइंट, मतलब इन सभी के कॉर्नर पॉइंट को आपको मेंशन कर देना है। तो ये 4 जो कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं और इसके भी जो 4 कॉर्नर पॉइंट बने, इन सभी के कोऑर्डिनेट को हमें लिखना है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने की बात करें तो हमें ओरिजिन से शुरुआत करेंगे। थर्ड वाले का आंसर लेट्स हम यदि यहाँ लिख दें तो पहले हम लोग बात करते हैं इस वाश बेसिन का। ठीक है, वाश बेसिन का जो पॉइंट है पी है, इसका ABCD नाम लेट्स बोल देते हैं। पी के बाद यहाँ लिख ABCD कहीं है नहीं, ABCD है, लेट्स बोल देते हैं इसको PQRS। पी भी तो है आई थिंक इसमें, यहीं पर हम डायरेक्टली इसे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, आप फिर इसको देख करके समझ सकते हैं। इधर कहीं पॉइंट हमें मेंशन करने के लिए स्पेशल पॉइंट्स मिल नहीं रहे हैं कुछ। इस पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो ये पॉइंट हो जाएगा -3, 0। इसकी बात करें तो क्या है, x का वैल्यू -3 है, y का वैल्यू ये 2 दिख रहा है,
इसकी बात करें तो x का वैल्यू -4 है, y का वैल्यू 2 है। इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो x का वैल्यू -6 है, y का वैल्यू 2 है। इसकी बात करें तो x का वैल्यू ये दिख रहा है -4 और y का वैल्यू हो जाएगा 5। इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये क्या है, x का वैल्यू -6 है और y का वैल्यू हो जाएगा 5। तो इस तरीके से ये चारों कोऑर्डिनेट को भी हमने यहाँ से मेंशन कर दिया। तो इसमें इतना ही था, ये सभी पॉइंट्स को हमें लोकेट करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी थर्ड क्वेश्चन था। तो इसमें 3 अलग-अलग टाइप के कंडीशंस क्वेश्चन दिए थे और सब के सब इसी मैप से रिलेटेड या जो हमें घर में आसपास में दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या लिख रहा है, इसमें लिख रहा है कि रियान जो है रूम जो है डोर लीड टू फ्रॉम द डाइनिंग रूम व्हिच हैज लेंथ ऑफ, मतलब रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम। ठीक है, ये जो डाइनिंग रूम में हमें जाना है, कहाँ से, रूम से हमें डाइनिंग रूम में जाना है। इसको अब कहीं डाइनिंग रूम में बनाएगा, क्या लिख रहा है, व्हिच हैज द लेंथ ऑफ 18 फीट और वाइड 15 फीट। मतलब रियान रूम डोर लीड फ्रॉम डाइनिंग रूम, मतलब कि जो दरवाजे का जो रूम है वो डाइनिंग रूम से होकर के आ रहा है। लेंथ 18 फीट है और विड्थ जो है 15 फीट है। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम पॉइंट पी, और लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम जो है पी पॉइंट से आगे हमें एक्सटेंड करना है टू पॉइंट ए, यानी पी पॉइंट से लेकर के ए की तरफ हमें इसको एक्सटेंड करना है। ये डाइनिंग रूम पूरा यहाँ पर हमें रखना है। ठीक है, स्केच द डिनर रूम एंड मेक द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। अब बोला कि जो डाइनिंग रूम हमें सेट करना है, इसको फिर से एक बार हमें रिपीट कर लेना है कि रेयान का जो दरवाजे लीड फ्रॉम, इसका जो दरवाजा है, इस डाइनिंग रूम का जो दरवाजा है वो कहाँ से आ रहा है, डाइनिंग रूम से होकर के आ रहा है। यानी कहने का मीनिंग ये हो गया कि ये जो हमें ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, इसको 1 मिनट में और ऊपर मूव करना होगा, और बोल रहा है कि 15 फीट बाई 18 फीट, यानी लेंथ हमें 18 फीट रखना है और विड्थ जो है 15 फीट। लेंथ 18 फीट कहने का मीनिंग ये टोटल 12 है और प्लस ये 6, 18 फीट हो गया ये टोटल। यानी ये टोटल हमें लेंथ लेना है डाइनिंग रूम के लिए टोटल, और प्लस में 15 फीट और इसको आगे हमें बढ़ाना है। ये टोटल 18 फीट, ठीक है, और प्लस 15 फीट और इधर आगे हम बढ़ा देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा इसके डाइनिंग रूम का एरिया। ठीक है, यानी कहने का एक चीज और हमें बढ़ गया कि ये ओरिजिन पॉइंट था, ये यहाँ तक चला आया। यदि वाई डैश अगर ये नीचे है तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर पहुंच जाएगा, -15 पर, 0 से लेकर के -15। इसका कोऑर्डिनेट अब चारों पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं। अब जो आगे पूछ रहा है उसकी हम लोग बातें करते हैं, देखते हैं कि इसमें किन किन क्वेश्चन की बातें कर रहा है। तो अब यहाँ से यदि हम लोग क्वेश्चन को देखें तो पूछ रहा है कि लेंथ डाइनिंग रूम ये सब है, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मेक द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। इसके सारे कोऑर्डिनेट कॉर्नर को हमें मार्क करना है। आगे लिख रहा है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 बाई 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। मतलब इस डाइनिंग रूम के सेंटर में एक हमें डिनर करने के लिए एक हमें टेबल लगाना है 5 फीट बाई 3 फीट का। ठीक है, पहले इसके कॉर्नर को हम डिसाइड करते हैं, फिर उस पर आते हैं कि इसके सेंटर पॉइंट कहाँ होगा। ये पूरा एरिया एक्टिव एरिया है, ये हमें एज ए डॉटेड लाइन मानना होगा, ये कोई एक्टिव एरिया नहीं है। अब इसमें एक सेंटर बीचों बीच जो है एक हमें टेबल सेट करना है। टेबल सेट जो करना है, अब इसकी बातें क्या कर रहा है कि टोटल कितने फीट का है ये 18, 18 का मिड पॉइंट कहाँ होगा 9 पर, यानी कि 6 और 3 9 लगभग इस लाइन के बीचों बीच में आना चाहिए। ये इधर से मिड लाइन होगा, और यदि 15 है तो 15 का हाफ लगभग 7 फीट इधर से आ जाएगा। यानी इस पॉइंट पर हमें इसके बीचों बीच में एक टेबल यहीं पर लगाना है कहीं ना कहीं। इसको हम इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट हमने खोज लिया ये। ठीक है, इसी सेंटर पॉइंट पर हमें कहीं ना कहीं डाइनिंग टेबल सेट करना है। अब टेबल के बारे में लिख रहा है कि क्या पॉइंट है उसका, या लेंथ विड्थ क्या है, तो 5 फीट बाई कुछ ऐसा लिखा होता है 5 बाई 3 फीट, यानी इधर हमें 5 फीट लेना है इसको। तो 5 फीट कहने का मीनिंग कि ये 3 फीट यानी 1 हाफ एंड 1 हाफ इधर से हमें लेना, और 5 का मीनिंग ढाई इधर और ढाई इधर। 2.5 फीट कहने का मीनिंग इस पॉइंट से ढाई 2 एंड हाफ ये यहाँ तक जाएगा, और इसका 1 2 एंड हाफ ये यहाँ तक आएगा। यानी डाइनिंग टेबल के बारे में बात करें तो इस लाइन को भी हमें आगे बढ़ाना होगा एंड इस लाइन को भी आगे बढ़ाना होगा। तो ये हमें 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का मिल गया, 2.5 फीट इधर 2.5 फीट इधर, और 3 फीट जो लेना है 1 एंड हाफ इधर भी जाएंगे और 1 एंड हाफ इधर भी जाएंगे। इधर का एग्जैक्टली पॉइंट नहीं है, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि ये लगभग 1.5 फीट का ये रहा होगा। यानी बीच वाला जो एक्टिव एरिया बचा ये डाइनिंग टेबल का एरिया हो गया, और रिमेनिंग चीजों को यदि हम लोग यहाँ से इरेज भी कर दें, इसको डॉटेड बना दें कि ये सभी पॉइंट जो था एक रेफरेंस लाइन हमने लिया था कि कहाँ एग्जैक्टली हमें प्लेस करना है। ठीक है, तो ये उसका हमें मिल जाएगा कोऑर्डिनेट, या पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसका यदि कोऑर्डिनेट लिखने की बात करें कि इसके पॉइंट को कोऑर्डिनेट आप सही से लिखें कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये डाइनिंग टेबल का और सभी पॉइंट्स का, तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे अब इस पर एक बार चर्चाएं करते हैं। ये टोटल जो लेंथ है ये 15 है, तो ये जो पॉइंट रहा होगा ये 7.5 रहा होगा मिड में, इससे 1.5 इधर गए ऊपर, तो 7 और ये पॉइंट रहा होगा 6 का, 7.5 से 1.5 और नीचे, क्योंकि टोटल 3 फीट अगर हमें रखना था तो 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, तो ये आ गए होंगे 9 पर। ठीक है, ये इसकी बात करें तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये 0.5 से शुरुआत था और एंड कहाँ पर हुआ, ये 0.5 से लेकर के 5.5 पॉइंट तक ही आया हुआ है। अब ये चारों पॉइंट लिख देना है। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x का वैल्यू 0.5 है, y का वैल्यू -6 हो गया, ये माइनस में हम लोग इसको लिख लेते हैं, माइनस क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसकी बात करें तो ये 0.5 -9 हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये 5.5 -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5.5 -9। ये हमें मिल गया कोऑर्डिनेट। इसकी कोऑर्डिनेट की बात करें तो x का वैल्यू है 12, y का वैल्यू -15। इसकी बात करें तो x का वैल्यू है माइनस में ये 6 था, और ये हो जाएगा -15, और ये दोनों का कोऑर्डिनेट तो ठीक ही था कि -6, 0 और इधर 12, 0। तो ये सभी का कोऑर्डिनेट, यानी पॉइंट को, सेंट्रलाइज पॉइंट को खोजने के लिए हमने कौन कौन से पॉइंट को पकड़ा या उसको देखे या उसको समझे, इन सारी चीजों को हमें कहीं ना कहीं समझना है कि किस तरीके से हमने हर एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया। उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें उस पॉइंट को खोजने में कितनी आसानी, अदरवाइज टेबल को हम इस तरीके से घुमाते रह जाते
और जो ओरिजिनल जो मैप ड्रॉ करने वाले लोग होते हैं, या घर में कई लोग हम लोग सुने हैं कि घर में नक्शा लोग बनवाने जाते हैं, तो लोग यही काम करते हैं, स्केल से पूरी एकदम स्ट्रेट लाइन चारों तरफ से ड्रॉ करके फिर उसका सेंटर पॉइंट खोजेंगे, बताएंगे कि हर एक पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए और एक्जैक्टली सेम मेजरमेंट होता है। तो ये उसको चेक करने का मेथड है जिसको हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये तो इसमें इतनी बातें थी, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इन सारी चीजों से हमने क्या सीखा? तो अब लिख रहा है कि इन मूविंग फ्रॉम ए 3,4, बोला कि 3,4 पॉइंट से 7,1 की तरफ यदि हम जाएंगे तो व्हाट इज द डिस्टेंस वी कवर अलोंग द एक्स एक्सिस। बोला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें जाना है, तो ये पॉइंट यहाँ रहा एक्स पर और इसका पॉइंट यहाँ रहा है, तो पूछ रहा है कि ए पॉइंट से यहाँ तक जाने में हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है। एक्स वाला चेक कर लेंगे, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट इसने डिस्टेंस कवर किया है। फिर यही बोल रहा है कि अलोंग वाई एक्सिस इसने कितना कवर किया, तो वाई की बात कर रहा था, तो दोनों को वाई पर पहुंचा देंगे इधर से, इसको भी यहाँ से वाई लेकर चले गए, तो 1 से लेकर 4 तक गया, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 3, यानी वाई में 3 मूव किया और एक्स में तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो हम इसके हाइपोटेनस डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो इसका हाइपोटेनस निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यानी h² = p² + b² फार्मूला तो हमने पढ़ा ही था, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 का होल स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर, यानी 9 + 16 ये आ जाएगा 25, यानी h का वैल्यू रूट के अंदर में आ जाएगा 25, यानी आ जाएगा 5। यानी यदि हमें a से लेकर के d तक का डिस्टेंस पूछा होता तो हम बोलते कि 5 यूनिट है। इसके लिए हमने क्या मेथड यूज किया कि पहले x वाला डिस्टेंस, ये x वाला भी डिस्टेंस निकाल दिए, y वाला भी डिस्टेंस निकाल दिए, दोनों से स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करके और फिर उसका पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ab का डिस्टेंस निकाला, क्योंकि स्लोपिंग लाइन था, इसका डिस्टेंस निकालना हमें पॉसिबल नहीं था। ओके, कैन दिस डिस्टेंस हेल्प यू फाइंड द डिस्टेंस ad, क्या ad का डिस्टेंस हेल्प कर दिया? यस, इसी के मेथड से हमने निकाले। तो ये चीजें हमने सीखा कि कोई भी 2 पॉइंट्स दिया होगा तो दोनों का x से और y से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और उस डिस्टेंस की हेल्प से उसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। ये चीजें हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना था। तो इन्हीं चीजों को हम लोग अगले स्टेप में पढ़ेंगे कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। या तो हम ये फॉर्मूला याद कर लें, या 2 पॉइंट्स अगर ये दिया हुआ है तो x का डिस्टेंस निकालना होगा तो दोनों को x वाले को माइनस कर देंगे, x2 और x1 ये दोनों का डिस्टेंस, इधर से y2 और y1 को डिस्टेंस मारेंगे ये और फिर दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ये है डिस्टेंस निकालने का 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बेसिस पर आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और चीजों को हमें सीखना है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और हमें जानना है कि रिफ्लेक्शन या इमेज बनाना। जैसे कोऑर्डिनेट यहाँ ड्रॉ किया गया है, इसका इमेज पूछ रहा है कि y एक्सिस को एज आप मिरर यदि देखें, ये मान लेते हैं मिरर रहा, ठीक है, ये मिरर यदि है तो इसका इमेज इधर कहीं ना कहीं बनेगा। इमेज यदि इस साइड में बनेगा तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये y एक्सिस से 1 2 3 3 डिस्टेंस है तो ये 3 डिस्टेंस पीछे भी जाएगा। अगर यहाँ से 3 है तो 1 2 3 ये यहाँ चला जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आके यहाँ रुकेगा। ये यदि हम लोग m की बातें करें, m पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्टेंस है तो ये 9 इधर भी जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये यहाँ आ गया, 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ चला गया। चलिए डी की भी बात करें तो यहाँ से कितना है, ये ऐसे देख रहे हैं कि x वाले 7 पर है तो ये 7 इधर भी चला जाएगा माइनस में, डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। या तो हम टेबल काउंट करें, जैसे x का वैल्यू 9 है इसको हमने 9 तक पहुंचा दिया, x का वैल्यू इसका 3 था तो इसको हमने x का वैल्यू -3 तक पहुंचा दिया, x का वैल्यू 7 था तो इसको -7 तक पहुंचा दिया। और इन तीनों पॉइंट्स को यदि हम लोग ज्वाइन कर दें तो ये ट्रायंगल का बन जाएगा ये इमेज, इस ट्रायंगल का ये इमेज बन गया। अब इसका पूछ सकता है कि चारों कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए, चारों कोऑर्डिनेट को भी हम लोग निकाल सकते हैं। बोला कि व्हाट हैज रिमाइंड द सेम, व्हाट इज द चेंज इन विद दिस रिफ्लेक्शन। बोला कि इस चेंज से हमें क्या चेंज, माने इस रिफ्लेक्शन से हमें क्या चेंज दिखाई दे रहा है, ये रिमाइंड करेगा सेम चीज हो रहा है या कुछ अलग बन रहा है, उसका इमेज कैसा बनेगा वो बताना है। ठीक है, और बोला कि इन सेम प्रोसेस को आपको एक बार और फॉलो करना है। इसका कोऑर्डिनेट तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि x का वैल्यू इसका क्या दिख रहा है हमें, इस पॉइंट के लिए हम लोग बात करें x और y का वैल्यू यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं कि x का कोऑर्डिनेट क्या है और y का कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसको क्या हो गया, ठीक है, यदि इसके कोऑर्डिनेट को हम लिखने की बात करें, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू -3 है और y का वैल्यू 4 है, ये -3, 4 हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो x का वैल्यू -9 और y का वैल्यू 6। या सिंपल भाषा में एक तरीका और है कि 3 4 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको सेकंड में जाएंगे तो x हो जाएगा -y एज इट इज, ये 7 1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -7 y का वैल्यू 1, ये इसका इमेज हो गया। सेम इसी प्रोसेस को बोल रहा है कि आप एक बार और फॉलो करिएगा और इस बार जो है मिरर एज ए एक्स एक्सिस को लेकर के सेम यही काम करना है। सेम वही काम करेंगे, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर, फिर चारों को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ फिर से एक ट्रायंगल रेडी हो जाएगा। तो ये एक पोर्शन था, चीजें था जिसको हमें ध्यान में रखना था। ठीक है, इसमें इतनी बातें थी। तो ये रहा टोटल इसके थ्योरेटिकल, जिसको हम लोग बोले थे रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज या इमेज फॉर्म या इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर यदि रख दिया जाए कहीं पर तो उसका इमेज कैसा बनेगा, इसकी बातें इस क्वेश्चन में की जा रही थी। ठीक है, ये इसको हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अब आगे कुछ क्वेश्चन है एंड ऑफ द चैप्टर, यहाँ पर भी 2 4 5 अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगभग 14 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन की एक एक करके हम लोग बातें कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्स। मतलब एक्स और वाई जहां कट कर दिया उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है ओरिजिन। ठीक है, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। फर्स्ट का इतना ही पॉइंट इसमें पूछ रहा था। सेकंड बातें कर रहा है, देख रहा है कि डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। बोला कि डब्ल्यू एक कोऑर्डिनेट है जिसका एक्स का वैल्यू दिया है -5, यानी एक्स का वैल्यू -5 कहीं ना कहीं इधर होगा, ये -5 पॉइंट हो गया। अगर कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ एच व्हिच इज लाइन थ्रू डब्ल्यू। बोला कि डब्ल्यू से एक लाइन जा रहा है और वो लाइन कैसा है, वो पैरेलल है टू दी वाई एक्सिस। और बोला कि ये जो लाइन है, ये वाई एक्सिस जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन हमें ड्रॉ करना है जो इस डब्ल्यू वाले पॉइंट से होकर जा रहा है।
और इसी लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट एच है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो जाए, इधर हो जाए, वो कहीं भी हो सकता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हम लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या क्या है कि एच के बारे में हमें कहीं नहीं लिखा है कि एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में ये ऊपर है या नीचे है वो हम नहीं बता सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि इसका एक्स का वैल्यू -5 होगा और वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आइदर ये, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये है थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। और इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? तो -5, y हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें यही बातें हमें बताना था कि w जो ये कोऑर्डिनेट था -5 और y का वैल्यू तो 0 ही होगा क्योंकि ये x एक्सिस है। तो x का पॉइंट तो हमें दिया हुआ था, लेकिन ये नहीं बता रहा था कि जो h पॉइंट है वो जाएगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, ये क्लियर नहीं था। इसलिए हमने क्या किया कि उसको जनरल मान लिया कि वो कहीं भी जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बेसिस पे हमने इसके आंसर कर दिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट्स पर, थर्ड क्वेश्चन में। इसमें लिखा है कि कंसीडर द पॉइंट आर ए एम पी, ये 4 पॉइंट दिया हुआ है। बोला कि टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोला कि ये आर ए एम पी को जब यदि हम लोग कोऑर्डिनेट पर जब ड्रॉ करेंगे, तो आर ए एम पी के लिए पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं और इस पर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या पॉइंट्स मिलेगा और कैसा ये दिखेगा। और यदि हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, लेट्स यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं कि 3 4 2 0 कुछ भी पॉइंट दिया हुआ है, इसको एक्स और वाई हमने यहाँ से एक्सिस ड्रॉ कर दिया और इस एक्सिस लाइन पर हम इन सभी पॉइंट्स को मार्किंग करते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस और इधर हो जाएगा ये वाई एक्सिस। ये पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4 इधर, ये 1 2 3 4 इधर नेगेटिव में, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 0। एक्स का वैल्यू 3 1 2 3, ये 3 0 हो गया, इसको हमने बोल दिया ये आर रहा। अगला है 0 -2, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू -2 यहाँ हो जाएगा, इसको हमने बोल दिया एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू -2 है, तो वाई का वैल्यू -2 इधर आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया ए। अगला पॉइंट है m -5 -2, एक्स का वैल्यू -5 1 2 3 4 5, एक्स का वैल्यू -5, वाई का वैल्यू -2, ये आ जाएगा यहाँ पर। ये पॉइंट हो गया m। अगला पॉइंट है p, एक्स का वैल्यू -5 यही रह जाएगा, वाई का वैल्यू 1 2 ये रहा 2, ये हो गया पॉइंट p। ये आर ए एम पी सभी पॉइंट्स हमें मिल गए। इन सभी पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें तो ये हमें एक कोई रेगुलर शेप मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल गया। अब इसके बारे में सबसे पहला पूछ रहा है कि द टू साइड ऑफ आर ए एम पी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोला कि कौन ऐसा दो साइड है जिसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ हमें दिख रहा है, यानी पी एम और ए एम के बीच में, यानी कि पी एम एंड ए एम, यही वो दो लाइन है जिसके बीच में 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है। बोला कि द टू साइड आर ए एम पी दैट आर पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। बोला कि एक्स एक्सिस जो ये लाइन हमें दिख रहा है, इसके पैरेलल कोई लाइन है तो ए एम है, इसके पैरेलल केवल एक ही लाइन है और वो है ए एम। थर्ड कह रहा है द टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखिए एक जो है दूसरे का मिरर बन रहा है, वो कौन सा पॉइंट है? तो मिरर कहने का मीनिंग कि सेम डिस्टेंस पर है। इसे एम का पॉइंट जो दिया था -5 -2 था, एंड पी का जो पॉइंट है -5 2 है, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। बोला कि क्या ये इसका मिरर इमेज है? ये -5 -2 है और इधर -5 +2 है, तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, इधर 2 है इधर भी 2 है और बीचों बीच ये पॉइंट है, यानी कि ये दूसरे एक दूसरे का इमेज है, मिरर इमेज। तो बोल सकते हैं कि पी एंड एम, पी एंड एम क्या है? एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, और इन सभी पॉइंट को हमने प्लॉट करके और इसको फाइनली आंसर कर दिया है। तो ये बातें हमसे पूछ रहा था कि पॉइंट को पहले लोकेट करिए, फिर परपेंडिकुलर खोजिए, फिर उसका हमें पैरेलल खोजना है कि कौन किसके पैरेलल है। यदि वाई एक्सिस के पैरेलल कहा होता तो हम लोग पी एम को ले रहे होते, क्योंकि ये एक्स का पैरेलल की बातें किया था, पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अच्छा, इसमें वन ऑफ द एक्सिस कहा था, एक किसी का। ए एम जो था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ए एम यहाँ लिख देंगे कि पैरेलल टू एक्स, और इसी के आगे एक और लाइन ऐड कर देंगे इसी क्वेश्चन में कि ये जो पी एम होगा वो पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल का सिंबल है, यहाँ से हमने इसको बोल दिया कि पैरेलल है ए एम पैरेलल टू वाई, वाई एक्सिस। ठीक है, इसके दो आंसर, ये केवल यहाँ एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं लिखा था, एक्सिस लिखा था, दोनों को हमें चेक कर लेना था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि प्लॉट द पॉइंट जेड ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, वही कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन या 2D प्लेन जिसको हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, सेम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ भी कि इस पॉइंट को हमें प्लॉट करना है। एक्स और वाई हमने यहाँ से एक्सिस ड्रॉ कर दिया और इसको प्लॉट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट जेड बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू 5 है और वाई का वैल्यू -6 है। एक्स का वैल्यू 5 है ना, 1 2 3 4 5, और वाई का वैल्यू -6 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ आ गया, यानी ये पॉइंट जेड है 5, -6। अब आगे लिख रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड इन, यानी ये पॉइंट जेड है, तो एक कोई पॉइंट हमें आई खोजना है और एक कोई पॉइंट एन खोजना है, और आई जेड एन कहने का मीनिंग जेड पर ही 90 डिग्री बनना चाहिए। तो जेड पर यदि हमें 90 बनाना है तो इसको हमने इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन, और इसको आगे इधर ड्रॉ कर दिए। आई जेड एन कहने का मीनिंग जेड पर ही 90 होना चाहिए। अब ये राइट एंगल ड्रॉ करना है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग हमें इतना ही समझ में आ रहा है कि किसी भी दो पॉइंट को यदि हम ड्रॉ ज्वाइन कर दें, कोई भी दो पॉइंट उठा करके ड्रॉ कर दें, तो सब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, कहीं भी हम ज्वाइन कर दें, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दें, ये भी राइट एंगल है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे, ये भी राइट एंगल है, यानी नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जेड पर 90 डिग्री बन रहा है और बाकी किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड, अब बोला कि तीनों साइड का लेंथ भी हमें कैलकुलेट करना है, तो सेम वही प्रोसेस जो अभी यहाँ पर हम लोग यूज किए थे ये क्वेश्चन में, इसके बैक वाले में, कि ये कोई ट्रायंगल दिया था, ये कोई लेंथ दिया है, इसका साइड हम लोग कैसे खोजे थे तीनों साइड, तो सेम यही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे। इसको एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें कोई एक साइड को यदि हम लोग लें, लेट्स हमने इस ट्रायंगल का ले लिया, ये ट्रायंगल यहाँ से इधर ले लिए, फिर ये पॉइंट यहाँ तक लेते हैं और इसको यहाँ लाके ज्वाइन कर दिए। ये केवल हम लोग इतना ही और इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि इसका तीनों साइड हम कैसे खोजेंगे। ठीक है,
अब इसकी बात करें तो लेंथ कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स है। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्स है। तो लेंथ हो गया 4, विड्थ हो गया 5, और ये हाइपोटेनस ये कितना हो गया, तो फिर वही फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 का होल स्क्वायर, यानी 36 प्लस 16 ये आ जाएगा कितना, 6 6 12 हो जाएगा, और ये 52, यानी h स्क्वायर का वैल्यू 52, यानी h का वैल्यू रूट के अंदर में 52 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो ये हर किसी का आंसर एक दूसरे से अलग हो सकता है, ठीक है, और हर किसी का आंसर ये वेरी करेगा ही, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से ट्रायंगल को ड्रॉ करेगा और सबका ट्रायंगल अलग-अलग होगा। तो ये क्वेश्चंस को हमें कहीं न कहीं ध्यान में रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला कि व्हाट वुड द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर। बोला कि नेगेटिव नंबर अगर ना होता तो हमें क्या समस्याएं फील करना पड़ता। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन। बोला कि 2D प्लेन में हम जितने पॉइंट है सबको लोकेट कर सकते हैं। यस बिल्कुल। एक्स और वाई में केवल यदि पॉजिटिव वाला ही रहता, नेगेटिव ना होता तो हमें क्या समस्याएं होता, ठीक है। व्हाट वुड बी द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव द नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर ना होता तो क्या होता कि केवल हमें पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सभी को प्रेजेंट कर रहे होते, सेकंड थर्ड फोर्थ में आने की जरूरत ही नहीं रहता। वुड द सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D। नो। मतलब कि केवल अगर एक्स वाला ही होता तो क्या हम सभी पॉइंट को लोकेट कर पाते, नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होगा तभी हम लोग सभी पॉइंट्स को लोकेट कर पाएंगे। तो इसमें स्टेटमेंट केवल लिखना है, इसमें कुछ ऐसे आंसर्स स्पेसिफिक नहीं थे। यहाँ से मैंने स्टार मार्किंग जो क्वेश्चंस की हम लोग अगला सेक्शन में जो बात कर रहे थे, जो हॉट्स क्वेश्चन हम लोग जिसको बोल सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो एडवांस मैथ्स के लिए जो क्वेश्चन है, उसकी यहाँ से शुरुआत है। इसमें लिखा है कि आर द पॉइंट एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट द मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग द ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। मतलब बिना इसको ज्वाइन किए भी आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स दिया है। एक पॉइंट जो हमने मान लिया कि ये रहा m, जो -3 एंड -4 दिया है। अगला एक पॉइंट a है बीच में जो 0,0 है, एंड एक अगला पॉइंट g है जो 6,8 दिया हुआ है। बोला कि m g a जो तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर है या सेम स्ट्रेट लाइन पर है, नहीं तीनों से पास होकर के एक लाइन जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसको हमें चेक करना है। यदि तीनों एक ही लाइन से पास करेगा, सेम स्ट्रेट लाइन से पास करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। ये आगे क्लास में हमें पढ़ना होगा कि कोलिनियर क्या होता है, जब 3 पॉइंट एक लाइन से पास करे, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई करे। अब इसमें बोला कि हमें प्लॉट नहीं करना, नहीं एक्स और वाई एक्सिस पे इसको ड्रॉ करके हमें चेक नहीं करना है, हमें कुछ तो एक्स्ट्रा मेथड के नाम पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक डिस्टेंस फार्मूला हमें पढ़ना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। और डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए का एम से, एम का जी से, और एम का भी जी से निकाल देते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं रफली, ये पॉइंट ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ए से बी का डिस्टेंस मान लेते हैं 3 हो गया, और बी से सी का डिस्टेंस हो गया 4, और ए से सी जब हमने कैलकुलेट कर दिया और ये आ गया यदि 7, ए बी बी सी और ए सी अगर इस तरीके से हो गया कि दो स्मॉलर का सम यदि तीसरे वाले के बराबर हो गया तो हम बोलेंगे तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो बोलेंगे तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इसी मेथड का हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं एम और ए का। एम ए का डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे कि x में से x को घटाएंगे, यानी कि 3 में से हम लोग माइनस करेंगे 0 को, और 4 में से माइनस कर देंगे 0 को, यानी -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर। तो 3 - 0 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर ये 9 हो गया, और 4 का होल स्क्वायर ये 16 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल 25। 25 का रूट आ गया 5, एम ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। अगला कौन सा है, ए जी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए जी का कैसे निकालेंगे, फिर वही काम कि 0 में से 6 माइनस, 8 में से 0 में से 8 माइनस, यानी 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर, यानी ए ओवरऑल हो गया -6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। यानी इसको यदि हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो ये 6 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा 36, और ये हो गया 64, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 100, और 100 का रूट आ गया 10, यानी ये वैल्यू आ गया है 5, दूसरा आ गया है 10। अब तीसरे की बात करें, तीसरा हमें एम जी दिखाई दे रहा है, यानी एम पॉइंट हमें लेना है -3 -4, एंड जो जी पॉइंट है 6 और 8 लेना है। तो एम जी डिस्टेंस यदि यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि एम से जी या जी से एम जो भी घटाते हैं, 6 में से लेट्स -3 घटाते हैं, या 3 में से 6 घटाते हैं, तो x में से x माइनस करेंगे, y में से y घटाएंगे माइनस करेंगे, यानी -3 - 6 का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा -4 - 8 का होल स्क्वायर। तो -3 और -6 ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर, और ये -4 और -8 हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर। तो 9 का होल स्क्वायर 81 बन गया, और 12 का होल स्क्वायर 144 बन गया, दोनों को ऐड कर देंगे, 415 842, और ये 225, और ये हो जाएगा √15 का। तो इससे हमें देख करके ये पता चला कि एम ए और ए जी को ऐड कर दें यदि हम, तो यहाँ से हमें ये पता चला एम ए प्लस ए जी, यानी एम ए का वैल्यू 5 है, ए जी का वैल्यू 10 है, और ये इक्वल टू आ गया है कितना, 15। और ये जो 15 वैल्यू है किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि एम ए जी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। दैट्स वाई लिख सकते हैं एम ए जी आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, एम ए एंड जी आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बातों को हमें एक्सप्लेन करना था। तो विदाउट प्लॉट की हम लोग का मेथड दूसरा क्या दिखाई दिया, डिस्टेंस फार्मूला, इसकी हेल्प से हमने चेक कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। तो ये भी एक तरीका है विदाउट प्लॉट किए, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अभी हम लोग।
सेवेंथ में क्या लिख रहा है कि यहाँ भी आर जी एंड सी, मतलब कि आर ऑन द सेम स्ट्रैंड, इसमें भी सेम वही मेथड प्रोसेस हमें चेक करना है, और इसको बोल रहा है कि लास्ट में इसको प्लॉट भी करके हमें चेक करना है। एक बार आप इसके वैल्यूज भी निकालिए और फिर इसको प्लॉट भी करिए और फिर दोनों को वेरीफाई करिए कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। वही बोला कि सेम मेथड यूज करना है जो हमने 6 में यूज किया था। वही डिस्टेंस यूज करते हैं। आर जो पॉइंट दिया है -5 -1 हो गया, जो बी पॉइंट है -2 -5 हो गया, एंड जो सी पॉइंट है 4 एंड -12 हो गया। पहले आर एंड बी का वैल्यू निकालते हैं। आर बी सेम वही -5 में से -2 माइनस करेंगे, यानी -5 माइनस करना है -2 को, इसका होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस ऑफ -5, -1 माइनस ऑफ -5 का ये बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये तो ठीक है, -5 का होल -5 हो जाएगा, माइनस माइनस से +2 बन जाएगा। ये -1 तो ठीक है, माइनस माइनस से +5 बन जाएगा, इसका ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि फर्दर सिंप्लीफाई करें, -5 + 2 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, यानी 9 का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 9 और ये 16 दोनों का ऐड कर दिए, बन जाएगा टोटल 25। इसका वैल्यू आ गया 5। ये आरबी निकाल दिए। अब क्या निकालना है? बीसी। तो यहीं साइड में हम इसका बीसी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यदि हम लोग बीसी कैलकुलेट करें तो बीसी, यहाँ से हमने बीसी लिख दिया, तो बीसी में भी सेम वही कहानी कि -2 ऑफ -4, -2 -4 का होल स्क्वायर, यानी पहले वाले में से पहले वाले को, -5 में से -12 को माइनस कर देंगे, -5 माइनस ऑफ -12, इसका ये बन जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व कर दिया जाए, -2 और -4 दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 का होल स्क्वायर बन गया, और प्लस इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये -5 तो ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 12 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और प्लस 12 में से 5 चला गया, ये आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर, यानी 36 तो ठीक है, प्लस ये 49 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 4 3 7 1 8 85 आ गया। 85 का रूट्स हमें नहीं पता है डायरेक्टली, उसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। ए बी आर बी हो गया, बी सी हो गया, और अगला आर सी हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ साइड में हम आर सी कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आर सी। ठीक है, तो आर का हम लोग चाहते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि आर का वैल्यू है -5 -1, एंड सी का जो कोऑर्डिनेट है 4 एंड -12। आर सी कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, ये वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, -5 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस ऑफ -12 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूला में है, एक वैल्यू भी माइनस है, तो -5 और -4 ये तो -9 हो जाएगा, और -1 और ये +12 हो जाएगा, तो ये 9 का होल स्क्वायर बन गया है 81, और 12 - 1 11 हो जाएगा, तो 11 का ये बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी 81 + 121, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 202 आ गया। तो यहाँ 85 का भी रूट नहीं निकलेगा, 202 का भी नहीं निकलेगा, और ये 5 का रूट आ गया, तो इसमें किसी भी दो को ऐड करने पर तीसरा नहीं आने जा रहा है। इसलिए हम लोग बोल देंगे कि आर बी सी आर नॉट कोलिनियर, या नॉट लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, यानी आर बी एंड सी आर नॉट ऑन सेम लाइन, सेम लाइन या सेम स्ट्रेट लाइन, जैसे आप बोल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट सेम इसी क्वेश्चन में एक लाइन और भी लिख रहा है कि इसमें ग्राफ पर प्लॉट भी करके दिखाना है कि तीनों रैंडम पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, और इस पॉइंट का इसका सेकंड पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करके। तो यहाँ से यदि हम ग्राफ पेज पर इसको ड्रॉ करें, y का वैल्यू -12 तक है और 5 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस पे कवर हो नहीं पाएगा। एक रफली हम लोग वैल्यू ले लेते हैं इसी में। ठीक है, आप उसको थोड़ा एक अच्छे से अपने ग्राफ पेज पर इस बार देख लीजिएगा। -12 है तो इसको हम थोड़ा ऊपर ही रखते हैं। पॉइंट को हम लोग रफली खोजते हैं कि x का वैल्यू -5, y का वैल्यू -1। x का वैल्यू -5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और y का वैल्यू -1 इधर आ गया, यानी ये आ गया -5 -1, पॉइंट r आ गया। x -2 और y -5, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया b। और जो सी पॉइंट है, x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 1 2 3 4 है, और y का वैल्यू -12 है। अब यहाँ से नीचे हमें जाना होगा तो -12 तक। ठीक है, इसी पेज को और थोड़ा हम नीचे लेके आते हैं, मे भी हो सकता है ये एडजस्ट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 1 2 3 4, इन तीनों को हमें ज्वाइन करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ये बेंट हो रहा है या टेढ़ा हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट को हमने जब इस पॉइंट से ज्वाइन किया और ये इधर आ रहा है, तो इसे बाहर जा रहा है नहीं, क्योंकि ये 1 2 3 4 पॉइंट बताया। अगर 3 पॉइंट पर आता तो इस पे लाई कर सकता था, बट ये एक पॉइंट ज्यादा है, यानी कि ये कोलिनियर नहीं है या नॉट ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ये जो पॉइंट है, लास्ट वाला जो सी पॉइंट है, ये इस स्ट्रेट लाइन से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट हमें इसमें सीखना था कि जो 3 पॉइंट दिया हुआ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हमने एक न्यूमेरिकली सॉल्व कर दिया, और एक हमने यहाँ ग्राफिकली भी उसको ड्रॉ करके दोनों तरीके से हमने दोनों क्वेश्चंस को देख लिए। अब आते हैं 8th क्वेश्चन में। इसमें क्या लिख रहा है कि यूजिंग द ओरिजिन एज ए वर्टिसेस एंड प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि एक हमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लेट्स हमने एक एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, ये रहा एक्स और वाई एक्सिस। अब इसमें क्या कर रहा है कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन ओरिजिन को एज ए वन वर्टिस लेना है, यानी एक पॉइंट ये ओरिजिन है। अब बोला कि यहाँ से एक राइट एंगल आप ड्रॉ करिए, तो हम लोग इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप से ड्रॉ, लेट्स मान लेते हैं कि एक ऐसा हमने राइट एंगल ड्रॉ कर दिया, ये भी है एक राइट एंगल।
हम एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि एक कुछ वैल्यूज इधर ले लिए, कुछ वैल्यूज इधर ले लिए और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरा हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हैं कि एक पॉइंट हमने यहाँ से कुछ ऐसे ले लिया, ठीक है, और इसको लाकर इधर ज्वाइन कर दिए कहीं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चौथे में हम लोग यहाँ भी कुछ एक ऐसा ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों साइड में ओरिजिन को एज एक पॉइंट लेकर के हमें राइट एंगल ड्रॉ करना था, इतना ही था। सेकंड बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है विथ वन वर्सेस ऑन द क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर ऑन क्वाड्रेंट फोर्थ। ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग यहाँ थर्ड एंड फोर्थ को खाली करते हैं और यहाँ पर हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि दो साइड इसका इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ से कि कोई वैल्यू ले लिया, लेट्स यहाँ से हमने ये दो बॉक्स कवर किया, एक और दो, तो उतना ही सेम साइज का इधर भी दो कवर कर देते हैं और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। एक आ गया ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है, एक वर्सेस चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक ओरिजिन भी हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये रहा सेकंड वाले का आंसर। और ऊपर वाले में हम लोग ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले का आंसर ये भी है, ये भी फर्स्ट वाले का आंसर है। एक इक्वल पोर्शन देख लेंगे तो ये भी फर्स्ट वाले का आंसर है। तो इसमें बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। ये तो ये इस टाइप से हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, प्रैक्टिकली हमें ड्रॉ करके बताना था। अगला एक और चीज हमें इसमें पढ़ना है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट कहने का मीनिंग ये दिया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी यदि गिवन है तो इसके बीचों बीच में कौन सा पॉइंट होगा, इसको हमें खोजने का तरीका क्या है। तो एक्स वाले में एक्स वाले को ऐड कर देंगे, वाई में वाई वाले को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड टू, यानी एक्स में एक्स जोड़ के डिवाइडेड टू, वाई में वाई जोड़ के डिवाइडेड टू, ये आ जाएगा हमें मिड पॉइंट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बोला कि एक पॉइंट एस दिया है, एम दिया है और टी दिया, बोला कि इज एम मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यानी एस और टी को ऐड करके और हाफ करने पर क्या मिड वाला आएगा, ये चीजें हमें चेक करना है। हम इसको चेक करते हैं एक बार। हमें ध्यान है एस टी को, यानी एस का पहला वैल्यू -3 है और इसका दूसरा वैल्यू 3 है। -3 + 3/2 कितना आ जाएगा, -3 + 3 0/2, यानी आ गया 0, ये तो सही आ गया। फिर y को चेक करते हैं, 0 है, इधर भी 0 है। सेकंड वैल्यू हो जाएगा 0 + 0/2, यानी ये भी आ गया 0, यानी ये हमने x के लिए चेक कर दिया और ये वैल्यू हमने y के लिए चेक कर दिया, दोनों पर ये काम कर गया। सेकंड की बात करते हैं, इसका x का वैल्यू 2 है, इसका 4 है, तो इसको लिखेंगे 2 + 4/2 यानी 6/2, ये आ गया 3, ये तो सही हो गया x के लिए। अगला y के लिए हम लोग इसी में चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + 5, 3 + 5/2 यानी 8/2, यानी आ जाएगा 4, यानी ये सही है, यानी ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, 0 और 0, 0 + 0/2 यानी 0 आ गया, और इधर है 0 और -10, 0 - 10/2 यानी 0 में से 10 गया, -10/2 यानी -5, ये +5 दे रखा है, ये वाला वैलिड नहीं हो रहा है, ये 0 + 5 लिया है लेकिन -5 आ रहा है। -8 + 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -2/2 यानी कट के आ जाएगा -1, 7 और -3 यानी आ जाएगा 4/2 यानी आ जाएगा 2, ये भी वैलिड नहीं है, उल्टा सीधा आ रहा है, 2 में 2 कटेगा, एक बार में कटेगा तो 0 लिख रहा है, यानी ये भी वैलिड नहीं है। तो वही हमें मिड पॉइंट थ्योरम को इसमें पहचानना था और कह रहा था कि एस, एम और टी में क्या रिलेशन है, कनेक्शन क्या है, तो ये लिख रहे हैं एस एंड टी दोनों को ऐड करके और हाफ करेंगे तो आ जा रहा है हमें एम का वैल्यू, यही तो कर रहे थे हम लोग। फर्स्ट एंड लास्ट वाले को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर रहे थे तो मिड वाला आ जा रहा था। ये तीनों में रिलेशन हो गया, मिड पॉइंट हमने चेक भी करना सीख गया कि मिड पॉइंट के लिए क्या करना है, हमें एंड पॉइंट को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिड वाला आ जाना चाहिए, ये है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इस पर हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें दिया है कि यूजिंग द कनेक्शन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी हमें दिया हुआ है, ए पॉइंट इधर है 3 - 4 और b का जो पॉइंट है ये दिया है x, y और बोला कि m उसका मिड पॉइंट है, m जो है -7, 1 यदि मिड पॉइंट है तो पूछ रहा है कि इस b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमें खोजना है। तो मिड पॉइंट निकालने का यही तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, x वाले में x को जोड़ के 2 करेंगे और y वाले में y वाले को जोड़ के 2 करेंगे तो ये बीच वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा। यानी x का फॉर्मूला की बात करें तो ये लिख रहे हैं हम लोग कि x1 + x2/2, वैल्यू कितना है -7, x1 का वैल्यू इधर कितना है 3 और इधर है x, यानी 3 + x/2, 2 चला गया इधर यानी -14 = 3 + x, 3 को भी उधर भेज देंगे तो -14 - 3 = x, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -17, ठीक है। ये y की बात करें तो फिर y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y = y1 + y2/2, y की जगह में कितना पुट करना है 1, यानी यही तो वैल्यू हमें मिलता है, 1 = y1 का वैल्यू -4 + y, यानी 2 = -4 + y हो जाएगा, -4 इधर चला गया +4 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आ गया 6। तो ये रहा हमें कोऑर्डिनेट ऑफ b जो x, y लिखा हुआ है, x का वैल्यू आ गया -17 एंड y का वैल्यू आ गया 6, तो ये हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। इसमें इतना ही बातें हमें एक्सप्रेस करना था, तो इन चीजों को भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना था, फिर जाकर के हम इन सारे पॉइंट्स को खोज पाते और समझ पाते। इनके साथ साथ एक चीज और भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें एक वर्ड यूज कर रहा है ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट, अब इस टाइप का एक क्वेश्चन, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यदि कहीं क्वेश्चन में हमें ऐसा दिखाई दे कि एक पॉइंट दिया है ए, लेट्स मान लेते हैं 3,2, इधर एक पॉइंट दिया है बी, मान लेते हैं 7,9 या ऐसे कुछ दिया हुआ है, और इसके बीच का कोई एक पॉइंट सी यदि हमें निकालना है x, y, लेकिन ये जो सी पॉइंट है ये मिड में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन है या थोड़ा राइट अलाइन है, इस टाइप का कुछ कंडीशंस बने तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा कम पोर्शन में मिल रहा है और इसको ज्यादा मिल रहा है, तो किस रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है, तो रेशियो हमें दिया रहेगा। तो मान लेते हैं कि इसको 2 पार्ट दिया तो इसको 3 पार्ट दे रहा है, तो वैसे कंडीशंस में ये पॉइंट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा यूटिलाइजेशन सीखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है, तो ये बड़ा ही आसान टास्क है। ये जो वैल्यू दिया है इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यानी जो लेफ्ट वाला ये 2 दिख रहा है इसको राइट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट वाला जो ये लेफ्ट राइट वाला जो वैल्यू है उसको लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, यदि हमें x खोजना होगा तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट वाले x से,
यानी 2 × 7, इस 3 को इसके अपोजिट वाले से करेंगे 3 × 3 और डिवाइडेड बाई ये दोनों रेशियो है उसको लाके ऐड कर देंगे 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा ये 14 + 9/5 यानी कि हो जाएगा 23/5। ठीक है, x निकल गया। y के लिए फिर वही काम, इस 2 को मल्टीप्लाई इधर y वाले से करेंगे 2 × 9 प्लस ये 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे प्लस 3 × 2 बाई 2 + 3 यानी 9 × 2 18 प्लस ये हो जाएगा 6/5 यानी ये हो जाएगा कितना 24/5। तो ये x और y का हमें वैल्यू आ गया। ये कब हमें ये फार्मूला यूज करेंगे, यदि हमें सेंटर का पॉइंट ना देकर के कुछ अलग टाइप का पॉइंट हमें दिया है जिसमें जो पॉइंट हमें खोजना है ये बताया कि लेफ्ट वाला और राइट वाला किस रेशियो में डिवाइडेड है। ठीक है, अब वैसा ही कुछ क्वेश्चन ये 11th में है। इसमें एक वर्ड यूज कर रहा है कि P और Q को हमें ट्राइसेक्ट करना है। अच्छा सॉरी, P और Q जो है ट्राइसेक्ट कर रहा है AB को। ट्राइसेक्शन का मीनिंग ये होता है कि एक लाइन दिया हुआ है A एंड B और इसको बीच में दो जगह कट करना है। तो ये 1 पॉइंट 2 और 3 तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। इसी को बोलते हैं जब 3 इक्वल पार्ट्स में किसी लाइन को यदि हम डिवाइड कर दें तो उसको हम ट्राइसेक्शन कहेंगे। ठीक है ये बातें। अब इसमें क्या-क्या क्वेश्चंस में लिखा है इसको एक बार हम लोग समझते हैं, फिर ये बातें समझ में आएगी। लिख रहा है कि ट्राइसेक्ट करना है AB को। तो AB हमने एक लाइन यहां ड्रॉ कर दिया, ये रहा A और इधर हो गया B। A का जो कोऑर्डिनेट दिया है 4,7 है और जो B का कोऑर्डिनेट है 16, -2 दिया हुआ है। ठीक है, ये और भी हमें मिल गया। लाइक यूज द नॉलेज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। लाइक आपने मिड पॉइंट वाला तो सीख लिया, लेकिन अब P और Q आप कैसे निकालेंगे अब इसके बारे में बताइए। डू दिस फॉर द केस व्हेन यू पॉइंट A एंड B। लाइक इस केस के लिए आप उसको सॉल्व करिए और P Q को खोजिए। एक इधर हमने पॉइंट मार्किंग कर दिया, ये P रहा, इधर एक मार्किंग कर दिया, ये Q रहा। ये P और Q हमें खोजना है। एक बात अभी हमने जस्ट सीखा है कि ट्राइसेक्शन है ये। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तीनों जो है ये 1 1 1 यानी बराबर पार्ट्स में तीनों डिवाइडेड हैं। लेकिन हमें आइदर P खोजना है या Q खोजना है, एक ही बार में तो दोनों मिलेगा नहीं। तो पहले हम लोग P की बात करते हैं कि 4P। P को यदि हमें कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए सिंपल टास्क हमें ये यूज करना होगा कि A का वैल्यू दिया है 4,7 और यहाँ B का वैल्यू दिया है 16, -2 और अभी हमें खोजना है केवल P जिसको हमने x, y नेम बोल दिया है। अब यहाँ से एक चीज दिख रहा है कि P से लेकर के A तक का जो अलाइन का जो वैल्यूज है ये केवल 1 है, लेकिन P से अभी हमें कहाँ जाना है P to B। तो P से लेकर B तक में 2 बार 1 1 है, ये रेशियो हो जाएगा 2। इसमें मेन हमें यही सीखना था कि रेशियो को हमें चेक करना है कि किस रेशियो में है और उसको हम सही से समझ पा रहे हैं या नहीं, इन चीजों को हमें सीखना था। अब इस पर आते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल कहानी, इस 1 वाले को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 वाले को इधर करेंगे। इसको हम एरो बार-बार इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें दिमाग में ये कंफर्म हो जाए कि किस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यूज खोजना है। x की बात करें तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से, 2 × 4 और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, प्लस 1 × 16 डिवाइडेड बाय इन दोनों रेशियो को नीचे ऐड करना था 1 + 2 यानी 8 + 16/3 यानी 24/3 आ जाएगा 8 वाला वैल्यू। ठीक है, अब y की बात करें तो y के लिए फिर वही कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 2 × 7 प्लस 1 × -2/1 + 2। इस 1 को कर दिए -2 से, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 से यानी 14 - 2/3 यानी आ गया 12/3, ये कट के आ गया 4। तो x और y का यहाँ भी हमें वैल्यू मिल गया। x, y जो P पॉइंट था इसका वैल्यू मिल गया हमें 8, 4। ये हमें कौन सा वैल्यू मिला, अभी केवल P का वैल्यू मिला है। सेम एडिटिव जब Q का हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम यही मेथड इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे कि स्ट्रेट लाइन फिर से हम ड्रॉ करेंगे, मार्किंग करेंगे आगे कि इधर A जो पॉइंट है 4,7 है, जो B पॉइंट है 16, -2 है और यहाँ जो Q पॉइंट है ये जो हमें x और y कैलकुलेट करना है। अब इसका रेशियो देखें, Q से लेकर B तक का वैल्यू केवल 1 है, लेकिन इधर Q से लेकर के A तक का वैल्यू 1 और 1 ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 2। फिर वही कहानी, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई, 1 को इधर मल्टीप्लाई और इसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। एरो इधर भी हम ड्रॉ कर देते हैं कि ये 2 के लिए था और इस 1 को मल्टीप्लाई हमें लाके इधर करना है। इसका भी हम x और y कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं इसको। इसका x कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 2 × 16 और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। नीचे तो वही रह जाएगा 2 और 1 3 यानी कि 32 + 4/3 ये आ जाएगा 36/3 यानी आ गया 12। सिमिलरिटी y को कैलकुलेट करें तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 2 × -2 प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से बाय 1, 2 + 1 यानी -4 + 7/3 ये आ गया 3/3 जो कट के आ गया। यानी q का जो कोऑर्डिनेट है वो मिल गया हमें 12, 1। इस तरीके से हम लोग p एंड q दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पर खोज पाए। इस मेथड को हमने क्या बोल दिया है, सेक्शन फार्मूला। क्यों सेक्शन हमें यूज करना पड़ा है, क्योंकि इसमें रेशियो जो है मीड करना होकर के वो थोड़ा उससे सेपरेट हो गया है, अलग टाइप का इसमें कंडीशंस में बन रहे थे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसको जरूर हमें थोड़ा सा एक फार्मूला मेथड अलग यूज किया, उन चीजों को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट दिया है कि गिवन पॉइंट ए बी सी सो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल। बोला कि ये सभी पॉइंट जो है सर्कल पे लाई कर रहे हैं कि नहीं, आप इसको शो करिए, दिखाइए। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, लेट्स ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बोला कि ये सभी पॉइंट सर्कल पे हैं कि नहीं ये हमें चेक करके बताइए। तो सर्कल पर कोई पॉइंट है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा। सर्कल का एक ही फीचर है कि उसका रेडियस हमें इक्वल होना चाहिए। इसमें दिया क्या है कि इसका ओरिजिन जो है वो 0 0 है, यानी सेंटर जो पॉइंट है ये ओरिजिन जो है ये 0 0 है। एक पॉइंट हमें मिल गया। ए बी सी बोला है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी एक्सटीरियर पॉइंट पर है, इसको हमें चेक भी करना है। तो ए पॉइंट हमने मान लिया कि 1, -8 है यहाँ पर, बी पॉइंट को हमने कहीं इधर मान लिया -4, 7, सी पॉइंट को यहाँ हमने मान लिया -7 और -4 और तीनों को हमें ये शो करना है कि तीनों रेडियस ही है, क्योंकि तीनों बराबर आएगा। तो तीनों का वैल्यूज हम निकालेंगे और तीनों यदि इक्वल आ गया तो बोलेंगे यस
ये सर्कल के तीनों सर्कल पर ही लाई कर रहा है, ओ से ए भी निकालेंगे, एक बार हमें ओ ए निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, ओ एंड ए को 0 में से 1 घटाएंगे, 0 में से 8 घटाएंगे, 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -8 ये खुद ही है, तो ये -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस माइनस ये +8 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये तो 1 का होल स्क्वायर तो ये 1 हो गया और 8 का होल स्क्वायर ये 64 हो गया, नहीं दोनों को ऐड कर दिए 65 आ गया। ओ ए का वैल्यू है। अब ओबी एंड ओसी भी कैलकुलेट करेंगे, अगर सेम वैल्यू जाएगा तो बोलेंगे हाँ सब के सब बराबर है और सब रेडियस उतना ही है। तो बोलते हैं कि इसका रेडियस भी लास्ट में हमें निकालना था और पहले तो चेक करना है कि सभी पॉइंट्स सो दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल। अगला ओबी निकालते हैं, ओबी कैलकुलेट कर लिए यहाँ से, फिर वही फार्मूला ओबी के लिए हम लोग करेंगे तो 0 - 4, 0 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 7 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस ऑफ -4 ये केवल 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 - 7 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, 7 का होल स्क्वायर 49 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी 65 आ गया। अगला ओसी निकाल देते हैं अब हम यहाँ से, ओसी का वैल्यू जो आ जाएगा 0 - 7 करेंगे, 0 माइनस ऑफ -7 हो जाएगा प्लस 0 माइनस ऑफ -4 हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर दिया जाए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -7 यानी कि +7 का होल स्क्वायर और ये +4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 7 का होल स्क्वायर ये हो गया 49, 4 का होल स्क्वायर ये बन गया 16, दोनों को ऐड कर दिए ये भी 65, यानी तीनों वैल्यू इक्वल आ गया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो रेडियस है इक्वल टू √65 यूनिट है। ठीक है, रेडियस मिल गया। अब ये फर्स्ट वाले का आंसर था। इसी क्वेश्चन का सेकंड बोल रहा है कि गिवन द पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाइज विद इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर में लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल यानी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा या आउटसाइड द सर्कल या कहीं बाहर लाई कर रहा है, ये हमें चेक करना है। तो ये कैसे हम लोग चेक करेंगे, सेंटर पॉइंट हमें पता है, ये डी और ई भी मालूम है। अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, अगर 65 से छोटा आ गया तो बोलेंगे कि इनसाइड, 65 इक्वल टू आ गया तो बोलेंगे ऑन द सर्कल, बड़ा आ गया तो बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल। तो ये लेस देन आएगा तो ये होगा, इक्वल टू आएगा तो ये होगा, अगर ग्रेटर वैल्यू आ गया तो हम बोलेंगे कि आउटसाइड द सर्कल। ये 3 पॉइंट हमें चेक करना है। यहाँ से आ जाते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर, इस सेंटर को हमें लेना है 0 0, पहला पॉइंट है डी और डी का वैल्यू है -5, 6, ओडी का डिस्टेंस निकाल देते हैं कि 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर, ये -5 + 5 हो जाएगा और ये -6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 36, दोनों काट गए, 6 5 11 3 2 5 1 6, 61 ही रह गया। ये तो 65 आ रहा था, उससे एक कम हो गया, यानी कि ये जो है लेस देन रेडियस है। इसको थोड़ा और हम इधर लिख करके यहाँ लिख देते हैं कि जो √61 आया है ये छोटा है रेडियस से, ये लेस देन रेडियस हो गया, यानी कि लेस देन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, विद इन अ सर्कल, विद इन सर्कल। ठीक है, अब सेकंड ई वाले का निकाल देते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे हम ई का यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ओ कोऑर्डिनेट तो 0 0 ही रह गया एंड जो ई कोऑर्डिनेट है ये दिया हुआ है, कहाँ गया, 0 9 और ये हो जाएगा 0,9। ओ ई का डिस्टेंस यहाँ से हमने निकाल दिया, ओ ई का वैल्यू आ जाएगा 0 - 9 सॉरी 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो 0 का होल स्क्वायर तो ये 0 ही हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर इसको 81 लिख दिए, यानी ये टोटल आ गया √81 जो बड़ा हो गया है रेडियस से, यानी कि आउटसाइड दी सर्कल हो जाएगा, आउटसाइड सर्कल। ये 2 पॉइंट्स हमें सीखना था कि जब लेस देन होगा तो हम क्या करेंगे और ग्रेटर देन होगा तो इसको हमें क्या करना है। जैसे यहाँ लेस देन था तो विद इन अ सर्कल, ये ग्रेटर देन था तो आउटसाइड द सर्कल, इतना ही चीजें हमें इसमें सीखना था। विद इन, ऑन एंड आउटसाइड 3 पॉइंट की इसमें मेनली हमें चर्चाएं करना था। तो 2 बातें थी कि सर्कल के बारे में एक हमें इन्फॉर्मेशन जानकारी होना चाहिए कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहा है तो सब रेडियस है, सब आपस में इक्वल होना चाहिए। एक पॉइंट तो हमने ये चेक कर लिया। जब इससे आगे बढ़े, ये 3 पॉइंट को चेक कर लिए, तो दूसरा मैं कह रहा था कि ये 2 रिमेनिंग पॉइंट है, ये कहाँ लाई करेगा, सर्कल के अंदर में होगा कि ऑन द सर्कल होगा या आउटसाइड होगा, तो उसके क्राइटेरिया हमने देख लिया कि लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इस बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोले कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी ऑफ पॉइंट डी ई एंड एफ हमें दिया हुआ है और डी ई एफ का हमें कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि एबीसी का वैल्यूज क्या होगा। अब इस ट्रायंगल को यदि हम यहाँ रफली ड्रॉ कर दें तो हमें पता चलेगा कि दिया क्या है और क्या हमें खोजना है। बोला कि इन ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट हमें दिया है डी ई एफ, यानी डी जो पॉइंट दिया है 5,1 दिया है यहाँ पर, ई जो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है ये 6,5 दिया हुआ है और एफ जो पॉइंट है ये दिया है 0,3। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स हो गया। तो बोल रहा है कि इसका एबीसी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमें खोजना है। बात तो ये थी कि जो पॉइंट्स हमें दिया है और जो हमें खोजना है, अब इसमें कैसे हम लोग रिलेट करें, कैसे हम लोग फाइंड आउट करें। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ लिखा है ना कि मिड पॉइंट वाला कहीं ना कहीं फॉर्मुला यूज करेंगे, जब रिसेंटली हमने मिड पॉइंट का पढ़ा था। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई इसका वैल्यू है, इसको भी कुछ मान लेते हैं, लेट्स मान लेते हैं पी और क्यू इसको बोल देते हैं, और इस पॉइंट को लेट्स हमने बोल दिया आर एंड एस, यानी एक्स वाई भी खोजना है, इसका पी क्यू भी खोजना है, इसका आर एस भी खोजना है, इस पॉइंट को हमें खोजना है। जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट को तो हम लोग एक्स वाई ही लिखते हैं, ए बी सी अगर इसका हम लोग नाम बोल देते तो। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ, बार-बार एक्स वाई लिखेंगे तो हो सकता है हम कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा एक्स वाई वाला, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, इसलिए हमने इसको अलग-अलग नेम दे दिया। और इन्हीं पॉइंट्स को हमें खोजना है, 2 2 2 4 2 6 6 अलग-अलग वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें खोजना है। ठीक है, अब आते हैं एक-एक करके कि मिड पॉइंट्स के बारे में हम लोग यही पढ़े थे कि फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इन दोनों को ऐड कर दें कि 4 AB के लिए यदि यहाँ बात करें,
ये लिखेंगे कि यहाँ x है और यहाँ p है, इसको लिखेंगे x प्लस पी बाई टू इक्वल टू कितना है, x का वैल्यू 5, यानी x प्लस पी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस पी इक्वल टू आ जाएगा 10। सेम एज इट इज y प्लस क्यू बाई टू इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली एक बार में लिख सकते हैं कि y प्लस क्यू इक्वल टू आ जाएगा 2। इसको फर्स्ट बोल दिए, इसको सेकंड बोल देते हैं। अब इधर करते हैं, p प्लस r का वैल्यू कितना आ जाएगा, p प्लस, अच्छा ये फर्स्ट वाला में ध्यान रखें कि ये फॉर x के लिए सॉल्व करे थे, ये फॉर y, फिर ये x के लिए सॉल्व करते हैं, p प्लस r बाई टू, इसके लिए फिर वही लिखना होगा कि p प्लस r बाई टू इक्वल टू कितना वैल्यू दिया है 6, यानी कि p प्लस r का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 12 आ जाएगा। वैसे इसको भी कहते हैं y प्लस क्यू, यहाँ चाहे तो हम छोटा छोटा लिख देते हैं कि y प्लस क्यू बाई टू इक्वल टू है 1, यानी y प्लस क्यू का वैल्यू 2 आ गया। इसको हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। फोर्थ की बात करते हैं, y प्लस सॉरी q प्लस s, ये q प्लस s बाई टू इक्वल टू दिया हुआ है हमें 5, यानी q प्लस s का वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा 10। AC की बात करते हैं, ये दोनों जो था AB के लिए था, ये जो दोनों पॉइंट है BC के लिए है, फॉर BC, और अगला फॉर AC के लिए सॉल्व कर लेते हैं। AC की बात करें तो यहाँ x प्लस r है, x प्लस r बाई टू इक्वल टू 0 दिया है, यानी x प्लस r इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिए, और अगला क्या हो जाएगा, y प्लस s इक्वल टू 3 है, यानी कि y प्लस s का वैल्यू आ जाएगा 6। अब क्या है कि एक चीज हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ से कि जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया और फिफ्थ हो गया, ये x के लिए सॉल्व किए थे, x प्लस p वाला, इधर से p प्लस s वाला और s प्लस x वाला, ये तीनों x के लिए थे। तीनों x वैल्यूज को एक साथ हम ऐड कर देंगे, और जो ये सभी y के लिए था, इन सबको एक साथ हम कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे, अब उस पर आते हैं हम लोग। एडिंग 1, 3 एंड 5, यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5, इन तीनों को जोड़ते हैं, y प्लस p है इधर, y प्लस p, फिर क्या है p प्लस r, फिर अगला क्या है x प्लस r इक्वल टू यहाँ है 10, 12, 0, 10 प्लस 12 प्लस 0, ये है उसका वैल्यू। इसको जोड़ते हैं y, सॉरी यहाँ y क्यों लिख दिया हमने, x लिखना ना, x प्लस p, ये x होना चाहिए था यहाँ पे, x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 टाइम्स x हो जाएगा। इसको इरेज करके हम साफ सुथरा लिख दें यहाँ पे, ये x है, 2 बार x है, p भी यहाँ 2 बार है तो 2p लिखना होगा, और 2 टाइम्स यहाँ r भी है तो 2r भी लिखना होगा, इक्वल टू ये आ गया 22, सभी में 2 से डिवाइड कर देते हैं या 2 कॉमन निकाल के इधर काट देंगे, x प्लस p प्लस r इक्वल टू 11 आ गया। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, लेट्स इसको हम लोग बोल देते हैं ये 6 नंबर इक्वेशन था यदि, तो ये हो जाएगा 7 नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x, p और r का वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ा ही आसान टास्क हो गया कि x प्लस p की जगह हमें 10 रखना है, यानी x प्लस p जो दिख रहा है इसकी जगह 10 रख दें, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस p की जगह हमने 10 रख दिया, प्लस r इक्वल टू 11, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। फ्रॉम इक्वेशन 3 से बात करें कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से यहाँ देखें तो p प्लस r की जगह हमें 12 रखना है, यानी p प्लस r जो दिख रहा है इसकी जगह 12, यानी x प्लस 12 इक्वल टू 11, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -1। थर्ड की बात करें यहीं पर, थर्ड इक्वेशन की बात करें तो इसमें दिया है x प्लस r, यानी फर्स्ट एंड लास्ट वाले की बात करें, x प्लस r का वैल्यू कितना दिया हमें 6, सॉरी 0, 0 प्लस p हो जाएगा इक्वल टू 11, यानी p का वैल्यू आ गया 11, यानी हमें x भी आ गया, r भी आ गया, p भी आ गया। एक आप हम लोग ऐड किए थे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि जो ये कलर था इसको अभी तक हमने ऐड किया है यहाँ पर, और इन सबको सॉल्व कर लिए, इन सबको ऐड करके यहाँ से हमें 3 अलग अलग वैल्यूज मिल गए। सेम एज इट इज अब हम लोग ग्रीन वाला पोर्शन को सॉल्व करते हैं, उससे हमें रिमेनिंग पार्ट चल जाएंगे पता। अब लिखते हैं एडिंग सेकेंड, 4 एंड 6, ये क्या है y प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस एस प्लस वाई प्लस एस इक्वल टू वैल्यू कितना है 2, 10, 6, 2 प्लस 10 प्लस 6, यानी 2 टाइम्स y भी हो गया, 2 टाइम्स यहाँ q भी हो गया, 2 टाइम्स यहाँ s भी हो गया। इधर कितना हो जाएगा 20, सॉरी 18 आ जाएगा ये, यानी सब में 2 से डिवाइड कर देंगे तो y प्लस क्यू प्लस एस इक्वल टू आ जाएगा 9। इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 बोल दिया। फिर वही कहानी कि इक्वेशन 2 का वैल्यू इसमें ला के पुट कर देते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2 में दिया है y प्लस क्यू का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 2 है, यानी इस y प्लस क्यू की जगह 2 प्लस एस इक्वल टू 9, यानी एस का वैल्यू आ जाएगा 7। फिर इक्वेशन फोर्थ की बात करें तो q प्लस एस की जगह 10 रखना है, यानी q प्लस एस की जगह हमें 10 रखना है, यानी y प्लस 10 इक्वल टू 9, यानी y का वैल्यू आ जाएगा -1। फिर इक्वेशन नंबर 6 को देख लेते हैं हम लोग, y प्लस एस की जगह हमें रखना है क्या, y और s की जगह हमें रखना है 6, तो हो जाएगा 6 प्लस q इक्वल टू 9, यानी q का वैल्यू आ जाएगा 3। इस तरीके से हमें तीनों वैल्यूज मिल गए। अब जैसे ही तीनों वैल्यूज मिल गया तो हमें ए, बी और सी खोजना था। अब ए, बी, सी की बात करें कि इक्वेशन में ए, बी, सी हमने लिया कितना था, तो यहाँ से रिमेनिंग चीजें पता चल जाएगा। ए, बी, सी की यदि बात की जाए तो ए का वैल्यू हमने लिया था एक्स वाई, यहाँ लिख लेते हैं कि ए और बी का वैल्यू जो है एक्स वाई है। फिर अगला कितना है, बी सी का वैल्यू पी क्यू है और ये आर एस है, ये हो जाएगा पी कॉमा क्यू और ये था आर कॉमा एस। एक्स का वैल्यू जिसमें कितना मिला हमें -1, वाई का वैल्यू कितना मिला है, ये भी -1 है। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गया। पी के वैल्यू की बात करें, पी का वैल्यू है 1, एंड क्यू की बात करें, क्यू का वैल्यू है 3, 1,3 हो गया। फिर इधर बात करें आर की बात करें, आर का वैल्यू 1 है और एस का वैल्यू 7 है, तो ये पी ए बी सी जो 3 पॉइंट खोजना था, ये भी हमें तीनों पॉइंट यहाँ से मिल गए। इस तरीके से इन तीनों पॉइंट्स को हमें लोकेट करना था, सर्च करना था। ट्रायंगल का अगर 3 वर्सेस दिया था तो रिमेनिंग 3 वर्सेस को हम कैसे खोजेंगे,
कहीं ना कहीं इसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूटिलाइज किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, और ये सिंपल सा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। लिख रहा है कि अ सिटी हैज टू मेन रोड क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दिस टू रोड अलोंग द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, यानी एक नॉर्थ से साउथ की तरफ है, एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो जनरली मैप हम लोग जब कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो नॉर्थ एंड साउथ इधर हम ड्रॉ करते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट इस डायरेक्शन में हो गया, ये मैप हो गया। ठीक है, ऑल अदर स्ट्रीट ऑन इन द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड आर 200 मीटर अपार्ट, बोला कि एक रोड से दूसरा रोड 200 मीटर की दूरी पर है, और 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में 10 रोड ड्रॉ किए गए हैं। यानी कहने का मीनिंग कि यदि हम लोग इस लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे 10 रोड होंगे, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे रोड को ड्रॉ कर सकते हैं। लगभग 10 रोड हमें इधर भी ड्रॉ करना है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर एक 9 हो गया, ये 10 हो गया। ऐसा ही हम लोग इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि जो भी है मेन एक्सिस लाइन के एक हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक अगला इधर ड्रॉ कर दिया, दूसरा हो गया, इधर तीसरा ड्रॉ हो गया, इधर 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमें पूरा कंप्लीट कर देना है। 10 स्ट्रेट इन ईच डायरेक्शन, 10 हमने दोनों तरफ से ड्रॉ कर दिया। 1 सेंटीमीटर में 200 मीटर, यानी 1-1 सेंटीमीटर के लाइन पर हमने ये पूरी चीजों को ड्रॉ कर डालना है। अब लिख रहा है कि ड्रॉ द मॉडल इन अ सिटी इन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट इन अ सिंगल लाइन, मतलब ये सभी रोड और पॉइंट्स हो गए। ये फर्स्ट के आंसर हो गया। सेकंड की बात कर रहा है कि देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग इन इट्स मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ टू स्ट्रीट अदर रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईच स्ट्रीट, मतलब कि सभी एक दूसरे से कितनी जगह पर देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग इन अ मॉडल, मतलब कि बहुत सारे स्ट्रीट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में जा रहे हैं, उन सबको काउंट करके पूछ रहा है कि ईच स्ट्रीट ये कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, सभी को एक बार काउंट करिए और उसको बताइए कि वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट है, इस स्ट्रीट जो इंटरसेक्ट कर रहा है उन सबको काउंट करना है हमें। तो ये पॉइंट को हमें बैठ करके आराम से गिनते रहना है कि कितने पॉइंट सभी इंटरसेक्ट किया, और इन पॉइंट्स को हमें खोजना था। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर के पॉइंट्स थे, जानकारियां थी। अब इन पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट में समराइज करके इसमें ये दिया हुआ है कि हमें जो लोकेट करना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट प्लेन पर, यानी एक्स वाई लाइन पर, वो दोनों जो लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर लाइन है एक्स और वाई, जिसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन हम कर रहे हैं। इसको अलग अलग नेम से भी जान रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, कहीं कहीं पे 2D प्लेन भी दिया है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस हमने कह दिया। कोऑर्डिनेट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट कह रहे हैं, और जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ओरिजिन कह रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस हमें किसी पॉइंट को खोजना है एक्स वाई से, कोऑर्डिनेट पॉइंट से, तो इसके बारे में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि एक्स और वाई से कोऑर्डिनेट देखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो चीजें हमें खोजना है, इसमें मैंने खोजने की जानकारी हमें इसमें जानकारी होनी चाहिए थी। लास्टली एक दो पॉइंट्स और भी हैं इसमें कि कोऑर्डिनेट जो बोल रहा है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के पॉइंट को x, 0 लिखते हैं, वाई एक्सिस के पॉइंट को 0, y लिखते हैं, ओरिजिन को 0 0 लिखेंगे। और जो चार क्वाड्रेंट थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके अलग अलग ये चार साइन है, जिसको हम लोग फर्स्ट ही पेज में पढ़े थे। ये भी एक पढ़े थे कि एक्स और वाई यदि इक्वल होगा तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स होगा, इक्वल नहीं होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। बाकी फाइनली रहा डिस्टेंस फार्मूला कि x1 - x2 और y1 - y2 का होल स्क्वायर करके रूट निकालेंगे तो दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस बता रहा है। यानी डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट को प्रेजेंट करना, ये ओवरऑल इस चैप्टर के कंक्लूजन थे। ठीक है, इन सारी चीजों को एक बार कंप्लीट करना है, पढ़ना है, फिर और भी फर्दर कोई डाउट्स होता है, चीजें होती है तो फिर हम लोग आगे इस पे डिस्कशन करेंगे, और जिसके भी जो भी डाउट्स होंगे वो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिप्लाई करें। ठीक है।